हम सूर्य ताप पढ़ेंगे। कल हमने क्या पढ़ा था? तापमान। ठीक है, आज सूर्य ताप पढ़ेंगे। सूर्य ताप यानी नाम से बिल्कुल सीधा सा मतलब है सूर्य का ताप, यानी सूर्य की ऊष्मा। यहाँ पे ताप से मतलब तापमान के साथ साथ ऊष्मा से भी है। पूरे जितने भी हम बात करते हैं हमारे सोलर सिस्टम है, सोलर सिस्टम में जितने भी प्लैनेट्स हैं सबको ऊष्मा देने का काम कौन कर रहा है? सूर्य काम कर रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक चीज़ आती है कि वायुमंडल तथा पृथ्वी की ऊष्मा का प्रधान स्रोत क्या है? वायुमंडल तथा पृथ्वी, इसको ऊष्मा कौन प्रदान कर रहा है? सूर्य। ऊष्मा प्रदान कर रहा है सूर्य। ठीक, यानी कि अगर हम बात करते हैं पृथ्वी पर अपना कोई ऊष्मा का साधन नहीं है। पृथ्वी किससे ऊर्जा ले रही है? सूर्य। ऊष्मा ले रही है सूर्य से। ऊर्जा और ऊष्मा पृथ्वी प्रदान कर रही है। अच्छा, एक बात मुझे बताइए कि सूर्य की स्थिति जो है वो पृथ्वी से, अगर हम स्थिरांक की बात करते हैं, यानी कितनी देर में पृथ्वी तक किरणें पहुंचती हैं सूर्य की? सेकंड में। हाँ, तो वहाँ पे स्थिति ये होती है कि ओजोन लेयर, सबसे इंपॉर्टेंट लेयर कौन सी होती है? ओजोन लेयर। सूर्य की कुछ पराबैंगनी किरणें होती हैं। कौन सी? पराबैंगनी किरणें, जो क्या करती हैं? ओजोन लेयर से टकरा के वापस चली जाती है। कल हमने तापमान जब पढ़ा था उसमें पढ़ा था ना कि पराबैंगनी किरणें क्या करती हैं? पराबैंगनी किरणें ओजोन लेयर से टकराती हैं और टकरा के वापस चली जाती हैं। अगर ओजोन लेयर ना होती तो क्या होता? यहाँ पे ये हाल होता कि आंखों का कैंसर हो जाता, लोग जल जाते, मतलब तापमान इतना ज़्यादा होता कि यहाँ पे जीवन संभव ही नहीं था। यहाँ पे कोई रह नहीं सकता था इस प्लैनेट पे, पृथ्वी पर। तो इसलिए ये कहा जाता है कि ओजोन लेयर बहुत इंपॉर्टेंट लेयर होती है। अच्छा, ओजोन लेयर में कहाँ पे छिद्र पाया गया? अंटार्कटिका में छिद्र पाया गया, छेद हो गया है, जो कि अच्छा सिंबल नहीं है। ग्लोबल वार्मिंग इसकी वजह से सबसे ज़्यादा, अगर हम बात करते हैं गर्मी क्यों पड़ रही है, तो इसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट और सबसे केस में अगर मैं बात करूँ सबसे महत्वपूर्ण कारणों में से एक है कि गर्मी सबसे ज़्यादा पड़ने की वजह क्या है कि ओजोन लेयर क्या होती जा रही है? पतली होती जा रही है धीरे धीरे। और ओजोन लेयर पतली होने की वजह से पराबैंगनी किरणें आ सकती हैं पृथ्वी तक, जिसकी वजह से टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो सकता है। जब मैंने क्षोभ मंडल पढ़ाया था तो मैंने बताया था क्षोभ मंडल में ग्रीन हाउस होता है। ग्रीन हाउस किस में होता है? क्षोभ मंडल में। ठीक है, क्षोभ मंडल जो वायुमंडल की पहली लेयर होती है। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं ओजोन मंडल कहाँ होता है? ओजोन मंडल होता है समताप में। एक चीज याद रखना, एरोप्लेन जो उड़ती है, हवाई जहाज, वो किस मंडल में उड़ती है? समताप मंडल में उड़ती है। और क्षोभ मंडल में बादल होते हैं, बिजली कड़कती है, बारिश होती है, तो इससे ऊपर समताप मंडल में एरोप्लेन उड़ती है। ओजोन मंडल भी समताप मंडल में ही आता है। ठीक है, अब एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट है कि सूर्य की किरणें, सूर्य का तापमान, सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी तक कैसे पहुंच रही है? सूर्य के धरातल के प्रत्येक वर्ग इंच पे विकिरण ऊर्जा, यहाँ पे अगर बात करते हैं अश्व शक्ति के बराबर होती है। अश्व शक्ति यानी जो एक यूनिट है नापने की, जैसे हम कहते हैं ना किलोमीटर, मेगामीटर, तो ये अश्व शक्ति है, ये तकरीबन तुम्हारी 1 लाख अश्व शक्ति के बराबर होती है। ना, घोड़ों की चाल के बराबर होती है। घोड़ों की चाल के बराबर माना जाता है, एक एवरेज लिया जाता है। इतनी ज़्यादा ऊर्जा होती है, 1 लाख अश्व शक्ति के बराबर होती है। जैसे हम कहते हैं कि एक सूर्य में कितनी पृथ्वियां समा सकती हैं? एक सूर्य में 13 लाख, नहीं करोड़ नहीं बेटा, सूर्य में 13 लाख पृथ्वी समा सकती है। यानी सूर्य इतना ज़्यादा बड़ा है कि जैसी पृथ्वी है हमारी, वैसी 13 लाख पृथ्वियां सूर्य के अंदर क्या हो सकती हैं? समा सकती हैं, जा सकती हैं। तो यानी सूर्य बहुत विशाल है ना, बहुत बड़ा है। तो उसी तरह यहाँ पे कहा गया है कि 1 लाख अश्व शक्ति के बराबर है। 1 लाख अश्व शक्ति के बराबर है सौरिक विकिरण। सौरिक विकिरण प्रत्येक वर्ग इंच से, जो विकिरण की स्थिति है वो तकरीबन 1 लाख, हाँ, वर्ग इंच का मतलब है कि हर वर्ग इंच से जो अश्व शक्ति, हर वर्ग इंच से जो विकिरण निकल रही है उसकी बराबरी है 1 लाख अश्व शक्ति के बराबर। सूर्य की ऊष्मा और सूर्य की ऊर्जा का कोई मेल नहीं है। अच्छा, सिर्फ एक पॉइंट का इसमें बताया गया है, एक वर्ग इंच से यहाँ पे बताया गया है ना, कि जैसे मैंने लिखवाया था कि प्रत्येक वर्ग इंच से। बताइए, एक वर्ग इंच कैसे होता है? वर्ग नहीं जानते?
अगर मैं बात करूं, जमीन का, हाँ, एक छोटी सी इकाई अच्छा। नापने की, 1 वर्ग इंच ऊर्जा 1 लाख अश्व शक्ति के बराबर होती है। सूर्य की बाह्य सतह फोटोस्फीयर से निकल, मतलब उसको फोटोस्फीयर कहते हैं, से निकलने वाली ऊर्जा प्राय स्थिर होती है। इस तरह पृथ्वी की सतह प्रति इकाई क्षेत्र पर सूर्य से प्राप्त ऊर्जा प्राय स्थिर रहती है। अब यहाँ पे एक चीज याद रखो कि पृथ्वी की सतह के प्रति इकाई क्षेत्र पर सूर्य से प्राप्त ऊर्जा प्राय स्थिर रहती है। ऐसा नहीं होता कि सूर्य की इतनी ज्यादा अगर ऊष्मा और इतनी ज्यादा ऊर्जा निकल रही तो पृथ्वी तो जल के खत्म हो जाएगी, लेकिन सूर्य के एक स्थिरांक है, भाई इतनी ही ऊर्जा पृथ्वी पर हमें भेजनी है, इतनी ही ऊर्जा हमें पृथ्वी पर छोड़नी है। अगर इससे ज्यादा ऊर्जा छोड़ देंगे तो पृथ्वी तो नष्ट हो जाएगी। तो पृथ्वी की सतह भी एक स्थिरांक की तरह काम करती है। जैसे इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होती है ओजोन लेयर। ओजोन लेयर उतना ही ले रही है जितना उसको जरूरत है, वो बाकी उसको क्या कर रही है, पराबैंगनी किरणों को वापस भेज दे रही है। अगर ओजोन लेयर ना होती तो पृथ्वी ब्लास्ट, बूम, यहाँ पे हम रह नहीं पाते, सब कुछ जल जाता। दिया गया है, ये किस चीज ये अश्व शक्ति मतलब बताया गया है कि इतनी तेज होती है विकिरण ऊर्जा। अच्छा, इतनी तेज विकिरण आती है कि, हाँ, इतनी तेजी से नहीं, समझ लो, ये इतनी तेजी से विकिरण का मतलब है रोशनी, किरणें, इतनी ऊष्मा का स्थानांतरण करने वाली विकिरण ना, तो ये इतनी तेजी से आ रही है, इतनी तेज आ रही है, जिसकी वजह से 1 लाख अश्व शक्ति, एक अनुमान है कि 1 लाख घोड़ों की शक्तियों के बराबर उस ऊष्मा का संचरण, एक किरण का, एक विकिरण वर्ग इंच में उसकी ऊष्मा, हीट, तापमान, लेकिन फिर भी पृथ्वी का तापमान या सौरतप स्थिर है, सूर्य का तप। क्यों? क्योंकि पृथ्वी पर कुछ लेयर्स काम कर रही हैं, इतना ज्यादा जो आ रहा है फिर भी उसको वो क्या कर रही है, वापस भेजती जा रही है। जैसे मैं एक एग्जांपल तुम्हें देती हूँ कि जैसे हमारे पेरेंट्स होते हैं, हमारे माँ बाप होते हैं, अगर बचपन में मान लो हमारे माँ बाप ना होते तो हम, बहुत मुश्किल होता है हमारा बड़ा होना, हम हमेशा गिरते रहते, पढ़ते रहते, कोई उठाने वाला नहीं होता, कोई समझाने वाला नहीं होता, कोई अच्छा बुरा बताने वाला नहीं होता। तो यहाँ पे स्थिति ये है कि भाई सूरज की इतनी ज़्यादा, क्योंकि दुनिया तो बहुत बुरी है, तो भाई हमें अच्छा बुरा समझाने के लिए कौन है, हमारे माँ बाप हैं। अगर माँ बाप नहीं होते तो हम बचपन में क्या हो जाते, ख्वार हो जाते, ख़त्म हो जाते, हमें कोई समझाने वाला नहीं था, बताने वाला नहीं था। तो उसी तरह सूर्य की किरणें इतनी तीव्र है, इतनी तेज़ है, 1 लाख अश्व शक्ति के बराबर है, लेकिन फिर भी माँ बाप की स्थिति में ओजोन मंडल या सूर्य के किनारे ऐसी लेयर है जो बाकी किरणों को क्या कर देती हैं, भेज देती हैं, वापस भेज देती हैं सूर्य तक, और वो जितना उनको चाहिए होता है उतनी वो विकिरणों की स्थिति ले लेती हैं। जबकि एक विकिरण में 1 वर्ग इंच में 1 लाख अश्व शक्ति के बराबर का पावर होता है। अगर एक साथ सारी किरणें गिरती और ओजोन लेयर ना होती तो सोचो क्या होता। ठीक है, सूर्य तप का वितरण समान। अब देखो यहाँ पे एक बात आती है कि भाई सूर्य तप आया तो पृथ्वी तक, उसका वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, अलग अलग। हम जैसे कहते हैं ना कि सीधी लेयर पड़ रही है, सॉरी सीधी रेस पड़ रही है, तो वहां पे हीट बहुत ज्यादा होगी, और अगर सीधी रेस नहीं पड़ेंगी तो हीट कम होगी। जैसे मैं बात करूँ उत्तरी गोलार्ध या दक्षिणी गोलार्ध की, वहां पे सन की रेस बिल्कुल सीधी नहीं पड़ती, तो जिसकी वजह से हमें क्या देखने को मिलता है, वहाँ मौसम वहाँ का क्लाइमेट, वहाँ की जलवायु क्या है, ठंडी है। वेदर, सीजन और क्लाइमेट, इन तीनों में डिफरेंस होता है। वेदर जो शॉर्ट टाइम होता है, मतलब सुबह कुछ और शाम को कुछ और सीजन चलता रहता है, जो एक पर्टिकुलर टाइम होता है, 3 मंथ या मैं 3 मंथ्स या 4 मंथ्स या 2 मंथ्स, उसके बाद में बात करती हूँ। या क्लाइमेट 30 ईयर्स, 30 साल। क्लाइमेट क्या है, 30 साल किसी जगह के मौसम का एनालिसिस करने के बाद जो हमें चीजें मिलती हैं वो क्या है, क्लाइमेट होता है। ठीक, सूर्य तप का वितरण सामान्य रूप से धरातल पर प्राप्त सूर्य तप की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर कम होती जाती है। अब देखो समझो, जैसे मैंने यहाँ पे बात की, ये हमारा सन है, ठीक, ये हमारी पृथ्वी है। अब पृथ्वी तो बहुत छोटी है, सन से पृथ्वी क्या है, बहुत छोटी। जैसे मैंने अभी कहा कि एक सन में 13 लाख पृथ्वी क्या हो सकती है, समा सकती है, आ सकती है। तो यानी कि यहाँ सीधा सा मतलब है कि भाई हमारा सन जो है वो बहुत बड़ा है और पृथ्वी बहुत छोटी है, तो जो रेज पड़ रही हैं वो अलग अलग डायरेक्शन से पड़ रही हैं। यहाँ पे गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध पे बहुत मौसम ठंडा रहता है, टुंडा और टैंगा प्रदेश पाए जाते हैं यहाँ पे। यहाँ पे अगर बात करते हैं एकदम ठंडा एरिया रहता है। क्यों? क्योंकि यहाँ धूप नहीं पड़ती, क्योंकि यहाँ सन की रेस नहीं पड़ती, तिरछी पड़ती, जबकि सन की रेस बिल्कुल सीधी कहाँ पे पड़ती है, भूमध्य रेखा पर।
भूमध्य रेखा, इसे विषुवत रेखा, 0 डिग्री लाइन जो भी कहो तुम, इस पे बिल्कुल क्या पड़ती है, सीधी पड़ती है। तो यहाँ वितरण की अगर बात करें कि फैलाव, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, तो भाई जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाएंगे वहां पे तापमान कम होता जाएगा। जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाएंगे हम क्या देख रहे हैं, तापमान कम होता जाएगा। और जैसे जैसे बीच की स्थिति हम देखेंगे पृथ्वी की, तापमान बहुत ज्यादा होगा। इसीलिए हम देखते हैं ना कि जो अफ्रीकन कंट्रीज है वहां पे हीट बहुत ज्यादा मिलती है। मैं रशिया की बात करूं या मैं ऑस्ट्रेलिया की बात करूं या मैं अमेरिका की बात करूं, वहां मौसम ठंडा है क्योंकि वो क्या है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध की तरफ। हाँ पूछो। उत्तरी गोलार्ध है तो लेकिन सूरज झुका हुआ है क्या, जो ऊपर नहीं जा रही है। यहाँ पे अगर मैं बात करती हूँ, एक बॉल ले लो, एक बॉल और एक सन अगर यहाँ पे हम रखते हैं, लाइट ऑन कर देते हैं, लाइट ऑन कर देते हैं, एकदम पास में नहीं है पृथ्वी और सूर्य कि वो सारा हीट दे देगा, दूर है। तो रेज जो पड़ रही है ना, जो बीच में लाइट पड़ती है वो बिल्कुल सीधी पड़ेगी। और किसी बॉल के ऊपर या नीचे अगर मैं बात करूँ, जो लाइट पड़ेगी वो क्या पड़ेगी, तिरछी पड़ेगी, कम पड़ेगी, क्योंकि वो एरिया चपटा हो जाता है ना। ऊपर वाला एरिया क्या और नीचे का एरिया, हमारी पृथ्वी ऊपर और नीचे से क्या है, हल्की सी चपटी है, गोल नहीं है पृथ्वी। पृथ्वी कैसी है, चपटी हुई है। तो ऊपर जो रेस पड़ती हैं वो तिरछी पड़ती हैं, सीधी नहीं पड़ती। कभी घर पे एक छोटा सा तुम करके देख सकते हो, जिसमें तुम एक बॉल ले लो और टॉर्च ले लो, टॉर्च को ऑन करके बॉल को उसके सामने रख दो, तुम देखोगे कि जो सीधी लाइट पड़ रही है ना वो सेंटर पे पड़ेगी बॉल के, उसी को मान लो वो भूमध्य रेखा या 0 डिग्री लाइन है। लेकिन जो ऊपर और नीचे पड़ेगी वो हल्की तिरछी पड़ेगी। यही क्या है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। अब बात करते हैं सूर्य तप के कुछ मंडल हैं। अधिकतम सूर्य तप मंडल, इस सूर्य तप मंडल का विस्तार कर्क और मकर रेखाओं के बीच है। भाई 3 लाइन होती है, कौन कौन सी, कर्क, मकर, भूमध्य, कर्क, भूमध्य, मकर। ये हमारी अगर ग्लोब, वैसे अगर ये वैसे ऐसी तीनों लाइन होती नहीं है, याद रखना। ये होती है भूमध्य। भूमध्य ऊपर कर्क होती है कि नीचे क्या होती है, ऊपर कर्क होती है, नीचे मकर होती है। हाँ, नीचे मकर रेखा होती है। कर्क भारत को कौन सी रेखा काटती है, कर्क रेखा। हाँ, कर्क। और ऑस्ट्रेलिया को मकर रेखा। मकर रेखा, कर्क रेखा ऊपर और मकर रेखा नीचे होती है। तो अगर हम बात करते हैं कर्क रेखा और मकर, भारत को काटने वाली लाइन कौन सी है, कर्क रेखा। याद रखना, भारत को काटने वाली लाइन कौन सी है, कर्क रेखा। और कर्क रेखा के बाद भूमध्य और सबसे नीचे आती है मकर। ठीक, तो यहाँ पे ये जो पूरी स्थिति है कर्क और मकर रेखा के बीच की स्थिति है, ये अधिकतम सूर्य तप मंडल है। नाम से समझ में आ रहा है, अधिकतम सूर्य तप मंडल है। मतलब इसी जगह ये वो स्थिति है, कर्क और मकर रेखा के बीच अधिकतम सूर्य तप मंडल है। क्यों, क्योंकि ये वो जगह है जिसपे सन की रेज बिल्कुल सीधी पड़ेंगी, क्योंकि ये बीच का एरिया है पृथ्वी का, और यहाँ पे बिल्कुल सन की रेज बिल्कुल सीधी पड़ेंगी। 23.5 डिग्री झुका है, हल्की सी झुकी है बेटा, इतनी नहीं झुकी है कि पूरा का पूरा एरिया जो गायब हो जाएगा। ऐसे आना चाहिए ना, नहीं तो पृथ्वी सूर्य की तरफ ही झुकी है हल्की सी। तो यहाँ पे सन की रेज बिल्कुल सीधी पड़ रही है। तो ये एरिया कर्क से मकर अधिकतम सूर्य तप मंडल है। यहाँ मंडल बांट रहे हैं, वितरण कैसे हो रहा है भाई, कहीं पे ज्यादा रोशनी है, कहीं पे ज्यादा ऊष्मा है, कहीं पे कम ऊष्मा है। तो कैसे कम और ज्यादा ऊष्मा हो रही है, ऊष्मा किस तरह वितरित हो रही है, ऊष्मा वितरित हो रही है या ऊष्मा का वितरण हो रहा है, हम कह सकते हैं मंडलों के आधार पर। जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि उत्तरी गोलार्ध है और दक्षिणी गोलार्ध है, उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध है। उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध में ठंडी स्थिति है, लेकिन बीच वाला एरिया बहुत गर्म है। क्यों, क्योंकि ये अधिकतम सूर्य तप मंडल की स्थिति है। मंडलों में अगर हम बांट देते हैं, मंडलों में अगर हम वितरण कर दे रहे हैं इसका, तो हम देखते हैं कि जो बीच की स्थिति है वो बहुत ज्यादा गर्म होगी। अब मध्यम सूर्य तप मंडल, अधिकतम के बाद हम बात करते हैं मध्यम, मतलब थोड़ा कम, बीच में हीट बहुत ज्यादा, फिर हीट थोड़ी सी बीच वाले से थोड़ी सी कम, और फिर न्यूनतम। सीधे नाम से समझ में आओ, हम पहुंच गए कहाँ पे, शीतोष्ण, शीत, उष्ण। उसके बाद बात करते हैं उष्ण के बाद ऊपर का हिस्सा क्या आता है, शीत। शीत, शीत एकदम ठंडा, और शीत के थोड़ा सा नीचे आता है शीतोष्ण, ठंडा और गर्म मिक्स करके जैसे कह सकते हैं। वो गर्म के नीचे वाला उष्ण, उष्ण, हाँ, उष्ण शीतोष्ण, उष्ण, उष्ण, उष्ण शीतोष्ण, शीतोष्ण, और फिर आता है एकदम शीत, शीत एकदम ठंडा, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। यहाँ पे बात करते हैं मध्यम, इस मंडल का विस्तार 23.5 से 60 डिग्री अक्षांशों के बीच दोनों गोलार्ध में पाया जाता है। इस मंडल के प्रत्येक स्थान में वर्ष में एक बार अधिकतम तथा एक बार न्यूनतम सूर्य तप प्राप्त होता है। भाई ये कौन सी स्थिति में अगर हम बात करते हैं, तो भारत का जो ऊपर का एरिया आता है, जम्मू कश्मीर वगैरह, ये कर्क रेखा से ऊपर निकल जाता है। वही कर्क रेखा भारत के बिल्कुल
बीच से जाती है। कर्क रेखा भारत के बिल्कुल बीच से जाती है। तो कर्क रेखा के ऊपर का हिस्सा किस में आ जाएगा? मध्यम सूर्य तप मंडल में। मध्यम मतलब जम्मू कश्मीर हम देखते हैं ना, हमारे जो जम्मू कश्मीर का एरिया उसमें ठंडी भी बहुत ज़्यादा होती है। ऐसे तो पूरे 12 महीने ही ठंडी इतनी नहीं होती कि वहाँ जम जाए लोग, लेकिन फिर भी वहाँ पे अच्छी खासी ठंडी में देखने को मिलती है। तो ये दो बीच के गोलार्ध में पाया जाता है। लेकिन अब यहाँ पे ध्रुवों के चारों ओर, ध्रुव, उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव, ये न्यूनतम सूर्य तप बहुत कम, न्यूनतम पाया जा रहा है, यानी ठंड बहुत तो ये ज्यादा है। दक्षिण ध्रुव की बात हो रही है। 3 स्थिति है। एक चीज याद रखो, मैं 3 स्थितियां बनाती हूँ। एक तो वो स्थिति है जिसमें कर्क, विषुमत और मकर अधिकतम, ठीक। फिर उससे थोड़ा सा ऊपर 60 डिग्री पर, उससे थोड़ा सा ऊपर मैंने कहा ये पृथ्वी है, ग्लोब के आधार पर मैं बात कर रही हूँ। और यहाँ पे हम देखते हैं कि ये है भूमध्य रेखा 0 डिग्री लाइन, कर्क मकर रेखा, इन दोनों के बीच में अधिकतम सूर्य तप मंडल मिलेगा, ठीक है। उसके ऊपर जाते हैं 60 डिग्री, उसके ऊपर 60 डिग्री अक्षांश। ये लाइन क्या कहलाती है? ये लाइन अक्षांश वाली है ना, और ये वाली देशांतर है। 60 डिग्री अक्षांश रेखा तक अब क्या मिलेगा? 23.5 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांश तक कौन सा मंडल है? नहीं, मध्यम सूर्य तप मंडल, मध्यम सूर्य तप मंडल। कौन सा? 23 डिग्री में कहाँ से आया? अगर हम बात करते हैं 0 से 23.5 डिग्री, कौन सा है अधिकतम? 0 से, तो इसमें तो कर्क रेखा आती होगी ना। एक सेकेंड, उसी में तो बात कर रही हूँ मैं। यहाँ पे देखो, 0 डिग्री से 23.5 डिग्री तक कौन सा? अधिकतम सूर्य तप मंडल, ठीक। अब 23.5 डिग्री से कितना? 60 डिग्री पे क्या आएगा? मध्यम सूर्य तप मंडल, ठीक है। 0 डिग्री से 23.5 डिग्री के बीच कौन सा है? अधिकतम सूर्य तप मंडल। 23.5 डिग्री से 60 डिग्री के बीच है मध्यम सूर्य तप मंडल। और उसके बाद देखते हैं 60 डिग्री से ऊपर की स्थिति में हम देखते हैं न्यूनतम सूर्य तप मंडल, यानी ये वो स्थिति आ जाती है जिसपे ध्रुव, पोल, साउथ पोल और नॉर्थ पोल की कंडीशन आ जाती है, जहाँ पे मौसम मैं कह रही हूँ, जहाँ का जो धरातल है बहुत ठंडा होता है, जहाँ का वायुमंडल बहुत ठंडा हो जाता है, क्योंकि न्यूनतम सूर्य तप मंडल होता है 0 डिग्री के पर, उससे भी ऊपर। लोग बनाना पड़ेगा। हाँ, समझने के लिए बना सकती हो, मैंने इसीलिए ऐसे पढ़ाते हुए बना दिया। अब बात करते हैं सूर्य तप को, वितरण को प्रभावित करने वाले कुछ कारक होते हैं। किस वजह से सूर्य तप अलग अलग होता है, क्यों, क्या वजह है? कारक की बात करते हैं। सूर्य की किरणों का सापेक्ष तिरछापन होना। पहली तो स्थिति है कि सूर्य की किरणें हर जगह सीधी नहीं है। सूर्य की किरणें क्या है? तिरछी। सूर्य की किरणें तिरछी हैं। तो हम देख सकते हैं सूर्य की किरणों का सापेक्ष तिरछापन होना। परेशानी होती है। पृथ्वी के गोलाकार रूप के कारण सूर्य की किरणें एक सीध नहीं पड़ पाती। अगर कोई चपटी स्थिति होती, अगर मैं बात करूं, मैंने सामने कोई बराबर की स्थिति रख दी होती तो बिल्कुल सीधे लाइट्स पड़ रही होती। लेकिन पृथ्वी गोल है, जिसके गोल होने की वजह से क्या हमें देखने को मिलता है कि वो तिरछी लाइन पड़ रही है, सीधी लाइन नहीं पड़ रही है। तो एक तो वजह ये कि वितरण अलग अलग क्यों है? क्यों भाई? कहीं पे अधिकतम मंडल है, कहीं पे मध्य है, कहीं पे न्यूनतम, क्यों है? क्योंकि पृथ्वी क्या है? गोल है और सूरज की किरणें कैसी पड़ रही हैं? तिरछी पड़ी। तो एक वजह तो ये भी है कि हर जगह सूर्य तप अलग अलग है। अच्छा, तो पृथ्वी पर ही सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं क्योंकि पृथ्वी तो गोल है ना। अच्छा, उसी का तिरछा जो पड़ती है तो वो यहाँ सीधी रहती हैं ऐसे? कहाँ सीधी रहती? बीच में तो सीधी रहेंगी ना। तो सूरज से तो तिरछी आ रही है ना। सूरज से वितरण मैं समझा रही हूँ ताइफा। कैसे? दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कारण होता है, एक तो कारण होता है सूर्य की किरणों का सापेक्ष तिरछापन, जिसे बात करते हैं। दूसरा कारण होता है दिन रात प्रकाश की अवधि। हमें पता है कि पृथ्वी अपनी धुरी पर एक चक्कर लगाने में 24 घंटा लेती है। एक चक्कर अपनी धुरी पर एक चक्कर लगाने में 24 घंटा लेती है। अगर ऐसा ना होता तो दिन रात ना होती,
पृथ्वी अपनी धुरी पर घूम रही है, 24 घंटे में एक चक्कर लगा रही है, इसीलिए दिन और रात की स्थिति होती है। एक सेकेंड, जैसे मैं बात करती हूँ, सऊदी का टाइम कुछ अलग होता है, इंडिया का टाइम कुछ अलग होता है, अमेरिका में दिन होता है, यहाँ रात होती है। तो क्यों ऐसा होता है? क्योंकि पृथ्वी घूम रही होती है और 24 घंटे में कभी ना कभी ऐसी कंडीशन होती है कि वहाँ पे रात होती है और यहाँ पे दिन होता है। क्यों ऐसा होता है? कभी भारत सामने होगा और कभी अमेरिका सामने होगा, तो ये स्थिति होती है। ठीक है, ये क्लियर रखो। वो तो अलग बात है कि 365 दिन में एक चक्कर पूरा करती है, लेकिन यहाँ पे हम बात करें अपनी धुरी पर कितने देर में घूम रही है? 24 घंटे में घूम रही है। तो यहाँ पे वितरण, सूर्य की ऊष्मा के वितरण का एक और महत्वपूर्ण कारण ये भी है कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूम रही है, जिससे दिन और रात की अवधि बदलती है। अब पूछो। अच्छा, एक चीज़ तो ये हो गई, हमने बोला सूर्य की जो किरणें हैं पृथ्वी पर तिरछी पड़नी, एक कारक हो गया। दूसरा कारक हो गया दिन रात की स्थिति। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण कारक होता है पृथ्वी से सूर्य की दूरी। एक चीज़ याद रखो कि पृथ्वी जिस रास्ते पर या जिस पाथ पर, या मैं अगर बोलूँ जिस क्लास में घूम रही है, जिस कक्षा में घूम रही है, जैसे ये सूर्य है, ठीक, ये क्या है हमारा? सूर्य है, और ये पृथ्वी है। ठीक, सूर्य थोड़ा छोटा बन गया, चलो, ये सूर्य है और ये पृथ्वी है। पृथ्वी अपनी धुरी पर तो 24 घंटे में कवर कर रही है। अपनी धुरी पर कितना डिग्री झुकी है? 23.5 डिग्री झुकी है। अपनी धुरी पर कितने घंटे में? 24 घंटे में एक चक्कर वो कंप्लीट कर रही है। अर्थ अपनी धुरी पर 24 घंटे में एक चक्कर कंप्लीट करती है, लेकिन वो सूर्य का चक्कर कितने दिन में कंप्लीट करती है? 365 दिन 6 घंटा 59 मिनट। ठीक है, तो इतना टाइम वो लेती है सूर्य का एक चक्कर लगाने में। अच्छा, जिस रास्ते पे वो चक्कर लगा रही है, ऐसा नहीं कहीं यहाँ पे हो गई, कभी यहाँ पे हो गई, कभी यहाँ पे, ऐसा नहीं होता। वो रास्ता क्या है? अंडाकार है। अंडाकार में बोलो गोल नहीं है, थोड़ा कैसा है? ऐसा है, ओवल शेप में है। तो जिस वजह से अब यहाँ पे मैं बात करती हूँ कि यहाँ पे दूरी ज्यादा हो गई, यहाँ पे दूरी कम हो गई, यहाँ पे दूरी कम हो गई, यहाँ पे दूरी ज्यादा हो गई। तो दूरी की वजह से भी सूर्य तप का वितरण कम और ज्यादा होता रहता है। ये चीज याद, हाँ, ये चीज याद, ठंडी गर्मी नहीं, धरातल का बहुत ठंडा होना, किरणों का बहुत सीधा पड़ जाना, किरणों का बहुत तिरछा पड़ जाना, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा टेम्परेचर कभी कभी बढ़ जाता है। जून जुलाई का मौसम, दिन बड़े हो जाते हैं। दिन बड़े और छोटे क्यों होते हैं? क्योंकि सूरज की दूरी और पृथ्वी की दूरी, वो दूरी और नजदीक की स्थिति होती है। तो कभी जब पृथ्वी बहुत पास होती है तो दिन की स्थिति ज्यादा होती है, जब पृथ्वी दूर होती है तो रात की स्थिति ज्यादा होती है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इसमें कह सकते हो थॉट है कि पृथ्वी से सूर्य की दूरी कैसी होती है। ये इंपॉर्टेंट कारक हो गया। अब बात करते हैं सौर कलंक, सन स्पॉट्स। ये तो बिल्कुल सीधा सा मैंने तुम लोगों को कई बार बताया था कि जैसे अगर कोई मरकरी हमने लेते हैं, उसमें कुछ बल्ब फ्यूज कर देते हैं, तो हम अगर दूर खड़े हैं तो हमें समझ में नहीं आएगा कि कौन सा बल्ब फ्यूज है। क्यों नहीं? क्योंकि उसमें हजारों बल्ब जल रहे हैं, छोटे 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 छोटे, उसमें से एक दो बल्ब अगर फ्यूज हो जाते हैं तो हमें समझ में नहीं आता। उसी तरह सूरज में भी कुछ सौर कलंक होते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं सूर्य की बाह्य सतह फोटोस्फीयर में गहरे रंग के शीतल क्षेत्र सौर कलंक, शीतल ठंडे ऐसे क्षेत्र जहाँ पे ऊष्मा बहुत कम है, ना के बराबर शीतल है, वो क्या कहलाते हैं? सौर कलंक, सन स्पॉट्स। लेकिन वो हमें दिखते नहीं है। क्यों नहीं दिखते? क्योंकि सूर्य की ऊष्मा इतनी ज्यादा है कि वो शीतल क्षेत्रों को कवर कर जाते हैं। कौन सी गैस है? कौन सी? हीलियम। ठीक है, सेंटर, जो सूर्य का सेंटर है वो किसका है? हीलियम का है। सौर कलंक चारों तरफ से क्रोमोस्फेयर से घिरे होते हैं। अब ये जो ये ब्लैक ब्लैक होते हैं, ये किस तरह से? होमोस्फेयर से घिरे होते हैं। और सूर्य के आंतरिक भाग में रासायनिक विक्षोभ, क्रोमोस्फेयर एक तरह की गैस होती है जो उससे घिरे होते हैं, और सूर्य के आंतरिक भाग से सामयिक विक्षोभ एवं विस्फोट होने से सूर्य की सतह यानी फोटोस्फेयर में और कलंक बन जाते हैं। अब कभी कभी क्या होता है कि जब इनमें विस्फोट होता है तो और कलंकों का निर्माण कर देते हैं, छोटे छोटे कलंक। हाँ, अंदर ही विस्फोट। तब भाई सूरज के अंदर इतना हीट है, इतना हीलियम है, तो उसमें विस्फोट होना तो स्वाभाविक है। वो तो विस्फोट सूर्य के अंदर होता ही होता है। जब पृथ्वी कुछ नहीं ना, सूरज के ऊष्मा का कोई हिस्सा नहीं ना, यहाँ पे अगर बात करते हैं यहाँ वॉल्केनो ब्लास्ट हो रहे हैं, तो वो तो ऊष्मा का स्रोत है, ऊष्मा का केंद्र है। तो वहां सोचो कितने विस्फोट होते होंगे हर दिन। हाँ, तो वहां पे अगर हम बात करते हैं, उसका काउंट नहीं किया जा सकता उस चीज को। तो वहां पे स्थिति क्या है कि जो चारों तरफ और कलंकों का वो निर्माण कर देते हैं, ऊष्मा को खत्म करने लगते हैं, लेकिन फिर से वो बनने लगती है। तो गहरे रंग के क्षेत्र वास्तव में शीतल हो जाते हैं क्योंकि इनके चारों तरफ फैले क्रोमोस्फेयर की तुलना में इनका तापमान 1500 डिग्री सेल्सियस से भी कम हो जाता है, वो गिर जाता है। हम 1500 डिग्री सेल्सियस सोच भी नहीं सकते। सूर्य का?
हम पृथ्वी पे कितने डिग्री में भुन जाते हैं? 40, 45, 50 में, 50 में भुन जाते हैं, 50 में, 50 से ऊपर हम सर्वाइव, 55 पे हम सर्वाइव उसके ऊपर नहीं कर पाते, 55 से ऊपर नहीं कर पाएंगे सर्वाइव, ठीक है। तो सामान्य आकार वाले सौर कलंक का जो व्यास होता है वो 1600 किलोमीटर तक होता है। सोचो 1600 किलोमीटर का एक कलंक होता है, 1600। कलंक से व्हाइट ब्लैक स्पॉट, एक ब्लैक स्पॉट अगर मैं बात करूं, एक सौर कलंक जो सूर्य पर होता है वो कितने किलोमीटर का होता है? 1600 किलोमीटर का होता है। कितने किलोमीटर का? 1600 किलोमीटर एक कलंक। मैम इससे बड़ा छोटा भी हो सकता है। एक व्यास, एक एवरेज ली गई कि एक कलंक इतना हो सकता है, और वो और कलंकों का निर्माण करता जाता है, क्योंकि ये वो सौर कलंक का मतलब जो शीतल क्षेत्र होता है। और यहाँ पर टेम्परेचर कितना हो जाता है? 1550 डिग्री से भी कम हो जाता है। जब मतलब जो एवरेज टेम्परेचर होगा वहां पे उसमें कितना कम हो जाता है? 1550 डिग्री कम हो जाता है, तभी तो शीतल होगा ना, ठंडा होगा। साइड में तो ताप है ना, ज्यादा होगा अगर वो टेम्परेचर, तो वो तो कलंक नहीं बन पाएगा ना। कलंक का मतलब है सूर्य का वो क्षेत्र, वह क्षेत्र जो शीतल हो चुका है। क्या हो चुका है? थोड़ा शीतल, ठंडा, यानी जैसे कह सकते बल्ब फ्यूज हो गया वहां का, तो वहां पे कितना टेम्परेचर कम होगा? 1550 डिग्री कम हो चुका होगा। मतलब एग्जैक्ट जो तापमान होगा उस क्षेत्र का 1550 डिग्री कम हो चुका होगा। हाँ, माइनस में। जाड़ा तब आता है जब कम होता है ना तापमान। 1500 डिग्री ही कम हुआ है सूरज पे, तो वो एरिया ब्लैक हो गया है, रोशनी चली गई, वो कलंक बन गया, उतना ऊष्मा उसमें नहीं रही। सूर्य की कितनी है? सूर्य में तो अनकाउंटेबल है, उसमें से 1550 डिग्री तक लगभग कम होता है। अगर ये ठंडा है और ये गर्म है, तो ये यहाँ से थोड़ा हीट तो मिल रही है ना, ये भी गर्म हो जाएगा। क्रोमोस्फीयर उसके सर्कल बना लेते हैं। अच्छा। क्रोमोस्फीयर जो बाहर की लेयर होती है वो क्या कर रहे थे? उसका सर्कल बना लेते हैं, और वो ऊष्मा को अंदर आने नहीं देते, रोक लेते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं प्रत्यावर्तन। किसी भी वस्तु की सतह पर पहुंचने वाले विकिरण के जितने भाग का वापस परावर्तन हो जाता है। यहाँ पे मैं बात करूँ कि यहाँ पे ओजोन लेयर एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। वो क्या करती है? प्रत्यावर्तन का काम करती है। जितना आए उतना लिया, बाकी उसने परिवर्तित कर दिया, भेज दिया। तो किसी वस्तु की सतह पर पहुंचने वाले विकिरण के जितने भाग का वापस परावर्तन हो जाता है। जितना आया उससे वापस जो चला गया वो क्या है? प्रत्यावर्तन की प्रक्रिया है। सूरज की किरणें पड़ी पृथ्वी पर, ओजोन लेयर पे पड़ी, ओजोन लेयर ने उतना जितना लिया और बाकी वापस भेज दिया। ये प्रक्रिया क्या है वापस भेजने की? प्रत्यावर्तन। ऊष्मा बजट, ऊष्मा संतुलन क्या होता है भाई? पृथ्वी की जो क्षैतिज सतह पर पहुंचने वाले सकल सौरिक विकिरण को भूमंडलीय विकिरण कहते हैं। इसके अंतर्गत सूर्य से प्राप्त प्रत्यक्ष लघु तरंगे, दीर्घ तरंगे मैंने कहा था नहीं हो सकती, लघु तरंगे होती हैं। विकिरण वायुमंडल से परिकिरण विस्तारित विकिरण को सम्मिलित किया जाता है। अब यहाँ पे देखो बात हो रही ऊष्मा बजट क्या है। बजट हम बनाते हैं घर में, नाम से समझ में आ रहा है, जिसमें हम संतुलित बनाते हैं, ना बहुत लॉस में जाए ना बहुत। अब भाई ऐसा भी नहीं करेंगे कि पैसा बचाने के चक्कर में भूखे मर रहे हैं, खाना ही नहीं खाएं, बजट बचाना है, पैसा बचाना है, पैसा बचाना है, ऐसा नहीं कर सकते। हम ऐसा भी नहीं कर सकते कि बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी चीज़ें खा लें, अपने बजट से ज़्यादा खा लें। तो ऊष्मा बजट ये क्या काम कर रहा है? जितना ऊष्मा चाहिए पृथ्वी को उतनी प्राप्त हो रही है और बाकी ऊष्मा वापस चली जा रही। ऐसा भी नहीं हो रहा कि सब जम जाएं, ऐसा भी ना हो कि सब पिघल जाएं। तो ये क्या स्थिति होती है ऊष्मा बजट की, जिसमें विकिरण वापस या इसमें प्रत्यावर्तन का काम इंपॉर्टेंट होता है।